अपनी इनर पावर और आउटर पावर दोनों का इस्तेमाल इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो आपको क्लेंजिंग अपनानी होगी। क्लेंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप मेंटली एंड फिजिकली डिटॉक्स हो सकते हैं। इसके जरिए आपकी डेली लाइफ का बहुत सारा प्रोसेस आसान हो सकता है। आप बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। लेखक एंथनी विलियम्स कहते हैं, आज के दौर में क्लेंजिंग एक ट्रुथ है जिसे हमें मानना ही चाहिए। हम किसी चीज में बिलीव करें या ना करें, पर क्लेंजिंग को एक रियल वर्क की तरह अडॉप्ट करना चाहिए। लेखक ने अपनी किताब में क्लेंजिंग से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की है, जिसमें पहले पॉइंट के तौर पर एक्चुअल अवेयरनेस के बारे में बात की गई है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि वो कभी बीमार नहीं पड़ा या कभी बीमार नहीं पड़ सकता। लाइफ के किसी भी स्टेज पर हम बीमार हो सकते हैं। हमें इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन सी चीज हमारी बॉडी को नुकसान कर रही है। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट समझता है। 20 साल के यूथ सोशल मीडिया पर प्रोटीन शेक के साथ फोटो डालते हैं, बटर, हाई प्रोटीन जैसी चीजें अपनी डाइट से कट करते हैं और अपनी हेल्दी टोन्ड बॉडी शेयर करते हैं। अगर लोग रियल में एनर्जेटिक नहीं फील करते तो भी इस बात से सेटिस्फाइड रहते हैं कि सोशल मीडिया पर वो हेल्थ को लेकर ट्रेंड में है और सो कॉल्ड हेल्थ इन्फ्लुएंसर का टैग लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ये एक्चुअल अवेयरनेस में नहीं आता। दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन बहुत से लोगों में है वो है कि उन्हें लगता है कि इंटरनल क्लेंजिंग बॉडी खुद से कर लेती है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। पर क्या ये सच है? हम अक्सर डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट से सुनते हैं कि बॉडी खुद अपना क्लेंजिंग करने में केपेबल होती है, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं। पर यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। बॉडी अपना डिटॉक्स तो करती है, पर यह इस बात पे डिपेंड भी करता है कि हम क्या खा पी रहे हैं और अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं। बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाई प्रोटीन लेना चाहिए, पर वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि हाई प्रोटीन की चीजें जैसे पीनट बटर, इन सब में हाई फैट भी होता है जो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता और हमारी बॉडी की क्लेंजिंग नहीं हो पाती। इन सब के बीच लोगों को कम से कम इस बात की अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए कि फ्रूट और हरी सब्जियां हमारे ब्लड को पतला करती हैं और फैट का लेवल कम करती हैं, जिससे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स नेचुरली रिलीज हो जाते हैं। तीसरा, क्लेंजिंग में सबसे फोकस करने वाला पॉइंट है लाइफस्टाइल्स और लाइफ सेवर्स। इस बुक के थ्रू लेखक बताते हैं कि लाइफस्टाइल से लोग अक्सर लुक और क्लास को जोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छा घर, महंगी कार हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। वो ब्रांडेड कपड़े और चीजों के यूज को अच्छी लाइफस्टाइल मानते हैं। सोशल मीडिया पर हेल्थ और लाइफस्टाइल को लेकर इतना शो ऑफ है कि उससे लोग काफी डाइवर्ट हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ और डाइट को भी लोगों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। मतलब ये है कि हम रिच लोगों की प्रोफाइल को देखकर तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एवोकाडो टोस्ट, पीनट बटर, हाई प्रोटीन जैसी चीजों को हम बिना जाने अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं और फिर हमको लगता है कि अब हमें कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। पर हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है, फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना चाहिए। 30 साल की एज में किसी के बाइसेप्स हो, 6 पैक हो, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आगे पूरी लाइफ वो इतना ही हेल्दी रहेगा। क्लेंजिंग को लेकर सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिसका रीजन आप चौथे पॉइंट सर्वाइवल ऑफ लेस टॉक्सिक से समझ सकते हैं। कुछ लोग जन्म से ही हेल्दी होते हैं, उनके जीन्स में टॉक्सिन्स कम होते हैं। किसी के माता पिता अगर हेल्दी हैं तो इस बात के चांस ज्यादा होते हैं कि उनका बच्चा भी हेल्दी हो। जो शुरू से ही हेल्दी होते हैं उनमें किसी बीमारी के होने का चांस भी कम होता है और वो टेंशन फ्री होकर कम केयर में भी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कॉपी करना सबके लिए आसान नहीं होता। जिनमें कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं होती उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी फिट रखती है। इसके बाद आता है क्लेंजिंग के लिए बैलेंस डाइट, जिसके बारे में आइए कुछ डिफरेंट अप्रोच को समझते हैं। लेखक बताते हैं कि लोग अपनी चॉइस से ही खाते पीते हैं। उनको जो सही लगता है उसे वो बैलेंस डाइट डिक्लेयर कर देते हैं। हर किसी का खाना पीना अलग होता है और अक्सर लोग अपने मन की चीजें खाने के लिए ये कह देते हैं कि उन्हें ये चीज बड़ी फायदा करती है। किसी का रोज एग और मीट खाने का मन करता है तो वो ये कह देता है कि उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अंडे और मीट खाकर उनको और एनर्जेटिक फील होता है। इसी को आजकल कहते हैं क्रेविंग शांत करना, मतलब मनपसंद चीजें खाना। डाइट को लेकर लोगों में इतने डिफरेंट व्यूज हैं
कि किसी एक पे कोई बिलीव ही नहीं करता। अक्सर इस बात पर लोगों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि प्लांट प्रोटीन अच्छा होता है या एनिमल प्रोटीन। अगर नॉर्मल लेवल पर देखा जाए तो दोनों प्रोटीन हेल्दी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी पर डिपेंड हो जाएं। कोई भी प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों बाद इसके रॉन्ग सिम्टम्स दिखने लगते हैं और फिर हम अलग अलग चीजों को ब्लेम करने लगते हैं। बैलेंस डाइट के प्लान, इंग्रेडिएंट्स, ये सब हम आगे के एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा इस बुक में हमारी सोसाइटी बिहेवियर के बारे में भी चर्चा की गई है। हमारी सोसाइटी बीमारियों को लेकर बड़ी अनफेयर है। किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो लोग इसे इग्नोर करने लगते हैं। बीमार इंसान का दूसरों पे डिपेंड होना ऐसा लगता है जैसे उस इंसान से कोई पाप हो गया हो। यहाँ तक कि बीमार इंसान हेल्थ से परेशान तो होता ही है, उसके साथ साथ वो लोगों के बिहेवियर से भी स्ट्रेस में आ जाता है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि फिजिकली अनफिट लोगों को मेंटली बीमार ना होने दें, क्योंकि इससे बर्नआउट भी हो सकता है। बर्नआउट का सेंस होता है लाइफ में कंप्लीटली थक जाना, कोई मोटिवेशन ना होना, किसी काम में मन ना लगना। बर्नआउट का सबका अपना अपना रीजन होता है। कोई किसी जॉब के बर्डन से इतना परेशान हो जाता है कि बर्नआउट स्टेज पे आ जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर कोई ज्यादा दिनों से बीमार हो और ठीक ना हो रहा हो तो वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। क्रोनिक बीमारियां यानी जो लंबे समय से ठीक नहीं होती। अक्सर उन बीमारियों से परेशान लोग खुद को हेल्पलेस या यूजलेस समझने लगते हैं और धीरे धीरे ये उनके बर्नआउट का रीजन बन जाता है। जरूरी नहीं कि कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम में ही बर्नआउट जैसी कंडीशन आए। अक्सर हम जिस भी काम को डेली करने लगते हैं धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं और एक टाइम के बाद वो काम हमारे लिए कंप्लीटली अनइंटरेस्टिंग होने लगता है और उस काम में भी हमें बर्नआउट जैसा फील होने लगता है। ऐसे ही इमोशनली भी लोग बर्नआउट की स्टेज पे आ जाते हैं, जैसे ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े, कोई इमोशनल स्ट्रेस, धोखा मिलना, किसी कम्युनिटी या जॉब से निकाले जाना। इन सब कंडीशन में तो लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें उस इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इमोशनल लेवल पर वो इतना वीक हो जाता है कि धीरे धीरे बर्नआउट की स्टेज टच करने लगता है। इससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स, PTSS और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जैसी बीमारी होने लगती है। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो और उसी में आपको करियर की भी चिंता करनी पड़े, इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर भी झेलना पड़े, तो हम खुद को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश करते रहते हैं ताकि इमोशनल स्ट्रेस, करियर और हेल्थ सबको बैलेंस कर सके। पर जैसे एक थका हुआ दिमाग ज्यादा देर तक सोच नहीं पाता, ठीक वैसे ही एक इमोशनली डिस्टर्ब्ड पर्सन को भी ये सब मैनेज करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे तैसे मैनेज हो भी जाए तब भी वो इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हर तरह से थका हुआ रहता है और बर्नआउट की तरह उसको फील होता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लेखक बताते हैं कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं या नहीं, नींद प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ हम कहीं ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं रह रहे जो खुद में ही टॉक्सिक हों। इन टॉक्सिक चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि हम इन टॉक्सिक चीजों को पहचानें। लेखक बताते हैं कई ऐसे मेन टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, पैथोजेंस, एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम बीमार होते हैं। जिस भी एलिमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बीमार होते हैं उन्हें हम ट्रबल मेकर कहते हैं। ट्रबल मेकर का मीनिंग होता है ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। ट्रबल मेकर्स को अच्छे से समझने के लिए आइए हम इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्रबल मेकर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कोई फूड में पाया जाने वाला एलिमेंट नहीं है जो हम किसी खाने में खाएं। मर्क्यूरी अधिकतर इंडस्ट्रीज में टेक्निकल चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और भी बहुत तरीके से मर्क्यूरी हमारे कांटेक्ट में आता है, जैसे बल्ब, पानी के सोर्स जैसे समुद्र, नदियां, इन सब में भी मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। ये ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में एंटर करते ही हार्म करने लगता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इमोशनल और मेंटल लेवल पर बैलेंस बिगाड़ देता है और इससे धीरे धीरे हमें और भी दूसरी तरह की बीमारियां जैसे MS, फाइब्रोमाइल्जिया, ME या CFS, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD और ऑटिज्म होने लगती है। दूसरा ट्रबल मेकर जो एयर के थ्रू स्मेल करने से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जैसे एयर फ्रेशनर्स, सेंटेड कैंडल्स, डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर, परफ्यूम। एयर फ्रेशनर्स को अक्सर हम ऑफिस में और कभी कभी घर में भी यूज करते हैं। दिन भर एयर फ्रेशनर की खुशबू
हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पर भी असर करने लगती है। कुछ टाइम बाद इसी खुशबू के लिए हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और इसकी महक से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सोर्स ट्रबल मेकर का हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के थ्रू है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। आजकल खेतों में बहुत से पेस्टिसाइड का यूज होता है और जरूरत पड़ने पर इंसेक्टिसाइड भी हमारे यूज में आता रहता है और ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड तीनों का असर काफी डेंजरस होता है। ये तीनों हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसका कोई क्योर भी नहीं होता। मच्छर मारने वाले स्प्रे में भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे घर में यूज होते हैं और हम इनके कांटेक्ट में आने से बच ही नहीं सकते। चौथा सोर्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड स्कैनर, जिससे प्रोड्यूस होता है रेडिएशन। जब हम मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमारे बैग की चेकिंग स्कैनर से होती है, उन सब में रेडिएशन होती है और ये रेडिएशन सालों साल इफेक्टिव रहती है। इसलिए जो भी बैग यहाँ पर लेकर जाएं, उन्हें 2-3 महीनों में चेंज करते रहें। ऐसे और भी ट्रबल मेकर और उनके सोर्सेज हैं जिनसे हम खुद ही घिरे हुए हैं। ऐसे ट्रबल मेकर से बचना तो आजकल इम्पॉसिबल ही है, पर इनकी क्लेंजिंग जरूर पॉसिबल है, जो हम आपसे आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अ वेक अप कॉल टू व्हाट्स इनसाइड अस। पिछले एपिसोड में हमने कुछ फूड और उनके साइड इफेक्ट के बारे में जाना था। साथ ही हमने कुछ बाहरी सोर्सेज से क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था और कुछ ट्रबल मेकर के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी और बॉडी क्लेंजिंग के बारे में जानेंगे। बॉडी क्लेंजिंग से रिलेटेड कुछ सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के इफेक्ट और जूस या फाइबर में क्या ज्यादा हेल्दी है। इन सब चीजों को समझने के लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं माइक्रोबायोम के बारे में। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें से कुछ हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं तो कुछ खराब। बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी से खराब चीजों को निकालने में मदद करते हैं, पर ऐसे माइक्रोब्स लिमिटेड होते हैं। जहां सारे तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं।